गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? अच्छा, कल जनसंख्या कम थी, मत का दान करने गए थे क्या? किस किस ने किया? क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, तुमने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मेरे हिसाब से। मतदान करने में पूरा दिन गया था? अच्छा, मतदान किया था या कुछ और दान करने चले गए? अंगदान तो नहीं किया हैं? चलो ध्यान देना ज़रा। अपने जो है साइंस के अंदर क्या कुछ पढ़ रहे थे? मादा जनन तंत्र के लास्ट में बात कर रहे थे। कौन सा अंग पढ़ लिया? अंडाशय पढ़ लिया क्या? अंडवाहिनी नहीं पढ़ा। तो अगला जो है वो लिखो गर्भाशय। गर्भाशय लिखो, हेडिंग लगाओ गर्भाशय, यूटेरस। यूटेरस, गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में बता तो मैंने पहले दिया था कि ये नाशपाती की आकृति का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है भ्रूण 9 महीने तक रहता है और गर्भाशय की दीवारें जो है मासिक धर्म के दौरान टूटकर रक्तस्राव के साथ शरीर से बाहर निकल आती है, ये भी बताया था। तो लिखो इसमें, ये नाशपाती की आकृति, पियर शेप्ड, ये नाशपाती की आकृति, नाशपाती, पति का नाश हो, है ना, नाशपाती, ये नाशपाती की आकृति यानी पियर शेप्ड, नाशपाती की आकृति की पेशियों से बनी, संरचना जहाँ पर 9 महीने तक भ्रूण का विकास होता है, अगला बिंदु, गर्भाशय की दीवारें मासिक धर्म के दौरान हाँ जी, मासिक धर्म के दौरान टूटकर रक्तस्राव के साथ शरीर से बाहर आ जाती है। अगला बिंदु, गर्भाशय का निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा कहलाता है, जो कि आगे मादा के बाहरी जननांग योनि के समीप खुलता है। बाहरी जननांग कैसे होता है थोड़ा समझ लेते हैं ज़रा। अब तक अपने आंतरिक जननांग के बारे में पढ़ा कि आंतरिक जो है जनन अंग कैसे दिखाई देता है, कौन कौन सी आकृतियाँ होती है। बाहरी जननांग के बारे में बात करते हैं।
इसको बोलते हैं मांस प्यूबिस। मांस प्यूबिस। अरे मैं तो वैसे खूबसूरत था। चलो, मांस प्यूबिस। उसके बाद में जो यहाँ पर हेयर होते हैं इनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। जो बाल होते हैं इनको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको बगसीसन बोलते हैं। ये नर के पेनिस के समजात होता है। नर के पेनिस के समजात, यानी कि नर के अंदर जो शिशन होता है सेम वही उसी के समान होता है, पेनिस के समजात। नर के पेनिस के समजात। इसके जस्ट नीचे होता है लेबिया मेजोरा। ये होता है नर के वृषण के समजात। वृषण के समजात नर के वृषण की तरह होता है ये। उसके बाद में होता है मूत्र मार्ग। और फिर होता है जनन मार्ग। जनन मार्ग, और इसको बोलते हैं गुदा। गुदा। और यहाँ पर एक आकृति लेबिया माइनोरा। योनि के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हाइमन बोलते हैं। ये कौमार्य का प्रतीक होती है। कौमार्य का प्रतीक। कौमार्य समझते हो? मतलब कुंवारी है कि नहीं है लड़की, कौमार्य का प्रतीक माना जाता है हाइमन को। योनि के अंदर होती है ये झिल्ली, बाहर नहीं होती। ये मादा का बाहरी जननांग योनि यानी कि वेजाइना का चित्र है। बना लिया क्या?
हाँ जी, मन कौन देखना कि मैं वीडियो में सुनो मैं सुने आज। अच्छा सिर्फ वीडियो में आऊँ मियाँ कौन के बन गया क्या? बहुत धीरे बनाओ, पेन चेंज कर दे के बनाओगे। देखो जरा, ये मादा जननांग का भारी अंग जिसके अंदर मैंने क्या किया, इस क्षेत्र को बोलते हैं मांस प्यूबिस, और इस क्षेत्र पर जो बाल होते हैं इनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। मादा जननांग का भारी अंग जो योनि है इसके ऊपर एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं भग शिशन या क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस। यानी कि ये जो है मनुष्य के अंदर या नर के अंदर जो शिशन होता है उसके समान होता है, नर के अंदर पेनिस के समजात होता है ये। उसके जस्ट नीचे होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा नर के वृषण के समजात होता है। यानी जैसे नर के अंदर वृषण का काम होता है सेम वही मादाओं के अंदर। उसके जस्ट नीचे होता है मूत्र मार्ग, उसके बाद में योनि के अंदर या जनन मार्ग के अंदर, उसके जस्ट नीचे जनन मार्ग के अंदर होता है हाइमन, ये कुमार्य का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में होता है लेबिया माइनोरा और जस्ट नीचे गुदा, ये है बाहरी जननांग। आगे लिखो इसके अंदर। मैंने आपको बताया था मनुष्य के अंदर या नर के अंदर जो है एक काउपर ग्रंथियां होती है जो कि शिशन के अंदर अम्लीयता को कम करती है। काउपर ग्रंथियां मैंने बताया था आपको कि काउपर ग्रंथियां जो है उनका स्त्राव जो होता है एक चिपचिपा तरल पदार्थ जो कि नर के अंदर शिशन के अंदर अम्लीयता को कम करता है, अम्लीयता को कम करता है ताकि शुक्राणु जो है मरे ना, जिंदा रहे, क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु मर जाते हैं। इसी तरह मादाओं के अंदर जो है योनि के अंदर बार्थोलिन ग्रंथियां होती है, बार्थोलिन ग्रंथियां, इनका भी सेम ही काम है। ये भी तरल चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करती है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथियों का स्त्राव, जो कि मादाओं के अंदर अम्लीयता कम करने का काम करती है। मादाओं की योनि में जो है अम्लीयता कम करने का काम करती है ताकि जब शुक्राणु जाए तो मरे ना। बात क्लियर है क्या? तो लिखना, योनि की दीवारों में योनि की दीवारों में बार्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित, बार्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित, जो कि क्षारीय तरल का स्त्रवण कर, क्षारीय तरल का स्त्रवण कर योनि की अम्लीयता को, योनि की अम्लीयता को समाप्त करती है, समाप्त करती है। ब्रैकेट में लिख लेना, नर की काउपर ग्रंथियों के समान, नर की काउपर ग्रंथियों के समान, नर की काउपर ग्रंथियों के समान। लिख लिया? आगे हेडिंग लगाओ, मादा जनन हार्मोन्स एवं उनके प्रभाव, मादा जनन हार्मोन्स एवं उनके प्रभाव। मादा जनन हार्मोन्स एवं उनके प्रभाव। हमारे शरीर में एक ग्रंथि मैंने आपको नर के अंदर भी बताया था कि हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाँ जी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे मादाओं में अलग है, लालियो लिखो दोबारा, रिलीजिंग हार्मोन। तो हमने मास्टर को गलत करवा दिया, रिलीजिंग हार्मोन, पाव लाग सी हार्मोन।
अब देखो सारा कुछ गोलमाल। ये जाता है पीयूष ग्रंथि के पास, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के पास ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे दो हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि में भी, पीयूष ग्रंथि की अगर पाली के पास, क्योंकि पीयूष ग्रंथि में भी अलग अलग पालियाँ होती है। और ये जो है दो तरह के हार्मोन स्रावित करती है। एक तो FSH फॉलिकल हार्मोन बोलते हैं इसको, दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बना लिया क्या? खोल लेता हूँ मैं कल से। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चाय तो बना ही लेंगे। अरे तुम्हारे लिए कॉफ़ी के लिए दुकान खोलेंगे। और बताओ, तुम चाय की बात करते हो। डॉली चाय वाला फेमस हो गया, हो सकता है रोहित चाय वाला फेमस हो जाए कल को, है ना। करोड़पति बनना किस को अच्छा नहीं लगता, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, चाय वाले। चलो कोई बात नहीं। देखो जरा इधर, ये मैंने कहा कि मादाओं के अंदर भी सेम ही दो तरह के हार्मोन होते हैं। जैसे कि नर के अंदर होते हैं FSH और LH, यानी फॉलिकल प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मादाओं में अंडाशय पुटिकाएं जो होती है उनके विकास को प्रेरित करता है, जिनसे एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मादाओं के अंदर मतलब जननांग के लक्षण, या ऐसे मान को जनन के जो लक्षण है उनको प्रेरित करता है, या किशोरावस्था के लक्षणों को प्रेरित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे कि आवाज़ पतली हो जाना, यूँ मतलब थोड़ा सूढ़ो बन जाना, मतलब चेहरे पर बाल ना रहना, इस तरह के लक्षण प्रेरित करता है ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है। उसके बाद में बात आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन को स्रावित होने वाली ग्रंथि को विकसित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है गर्भावस्था को बनाए रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि लालियों के अंदर जो है गर्भावस्था समय से पहले ही जो है डिलीवरी करवानी पड़ती है, यानी गर्भावस्था रहती नहीं है। तो इसका मुख्यतः यही काम होता है कि गर्भावस्था को बनाए रखता है लंबे समय तक, यानी 9 महीने तक। बात क्लियर है क्या? तो लिखो इसके अंदर, पहले लिखो FSH के नीचे, FSH के नीचे लिखो अंडाशयी पुटिकाओं, अंडाशयी पुटिकाओं लिख देता हूँ। इच्छा भरी निगाहें इधर करो। अंडाशयी पुटिकाओं के विकास को प्रेरित करता है, के विकास को प्रेरित करता है। इन पुटिकाओं से एस्ट्रोजन का स्त्रवण होता है, एस्ट्रोजन का स्त्रवण होता है। इसके नीचे लिखो ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। जिससे
कॉर्पस लूटियम के विकास को प्रेरित करता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण होता है। ये हार्मोन स्पेशली ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण होता है। प्रोजेस्टेरोन ये दिखा हुआ, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण होता है। चलो हेडिंग लगाओ प्रोजेस्टेरोन, हेडिंग लगाओ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। आओ, दो नंबर लिखो एस्ट्रोजन। गर्भावस्था समझ गए? समय पूरी डिलीवरी ना होना मतलब गर्भावस्था को बनाए रखना। दो नंबर लिखो एस्ट्रोजन। ये मादाओं में लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है तथा मासिक धर्म की नियमितता को बनाए रखता है। ये मादाओं में लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है तथा मासिक धर्म की नियमितता को बनाए रखता है। बात क्लियर है क्या? लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है ये। अगला हार्मोन आता है रिलैक्सिन हार्मोन। इतना लिख लिया ना सबने? रिलैक्सिन, हाँ जी, रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन का क्या काम है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है। ये डिलीवरी टाइम में रिलीज होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है, जिससे जो बच्चे के जनन के अंदर सहायता मिलती है मादाओं को। रिलैक्सिन हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिलैक्स करता है मादाओं को। बात क्लियर है क्या? चलो लिखना इसमें, प्रसव के समय लिखना है क्या? बड़े गरीब लोग हैं, ठीक है। चलो, प्रसव के समय ये हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है तथा इससे शिशु जन्म में सहायता मिलती है। शिशु जन्म में सहायता मिलती है। शिशु भी लिखना पड़ेगा क्या? शिशु जन्म में सहायता मिलती है। शिशु जन्म में सहायता मिलती है। ये जो हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होता है, तो लिखना इस हार्मोन का स्त्रवण कॉर्पस ल्यूटियम से। ये ल्यूटियम तुमने 3 बार लिख लिया, नलायको, तुम्हारे सामने ये पढ़ा फिर भी देख रहे हो। कॉर्पस ल्यूटियम से, ये लो इधर कर देता हूँ, ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से। बात क्लियर है क्या? चलो फिर हेडिंग लगाओ, मादाओं में किशोरावस्था में परिवर्तन।
पहला बिंदु लिखना है इसमें, मादाओं में किशोरावस्था में परिवर्तन, चेंजेज इन लुगाई इन किशोरावस्था। हाँ जी, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसे कैसे आज तो नलायक हो, सारे सबका टीवी चैनल तो अलग अलग होता है। हाँ तो ऐसा है तो बेहुदा प्रश्न है। ऐसा हर किसी का टीवी चैनल तो अलग अलग होगा। तुम्हारा मास्टर 15 साल से टीवी देख नहीं रहा है तो उसका कोई चैनल ही नहीं होगा, ठीक है। हमारा तो खुद का चैनल चलता है। चलो मैं आपको बताऊँ, पहली बात सुनो मेरे, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जिसमें आपकी चॉइस डिपेंड करती हो। आपकी चॉइस डिपेंड करती है, ऐसे प्रश्न कोई बेतुके प्रश्न होते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबकी चॉइस तो अलग अलग है। हाँ ऐसा हो ना कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और फिर आपसे चॉइस पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि हॉबी पूछ रहा है वो आपकी, ठीक है, तो उसमें अच्छी बात है। पर एग्जाम पेपर में दे देना और फिर उन 4 ऑप्शन में हमारा चैनल ही ना मिलना, फिर ये कौन सी बात हुई, है ना। मास्टर का चैनल थोड़ी देगा उसमें, और मास्टर का फेवरेट वही है जो खुद का चैनल है, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना, ऐसे पेपर जो है केवल खुश करने के लिए बनाए जाते हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे फर्जी पेपर होते हैं। तो लिखो आगे, इंटरव्यू के अंदर पूछे तो बढ़िया बात है, पूछना भी चाहिए। हाँ लिखो, मादाओं में किशोरावस्था में परिवर्तन। लिखो 1 नंबर, मादाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में, 11 से 13 वर्ष की उम्र में लैंगिक लक्षणों का विकास, लैंगिक लक्षणों का विकास जिससे उनके शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। 1 नंबर, स्पीकर पतला होना, आवाज़ पतली होना, आवाज़ पतली होना, आवाज़ पतली होना। वैसे लालिया खुद भी पतली होती है, आवाज़ पतली होना। उसके बाद में मासिक चक्कर प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना। स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास। 4 नंबर, शरीर पर बालों का कम होना, शरीर पर बालों का कम होना। लड़कों में उल्टा होता है, लड़कों में शरीर पर बढ़ जाते हैं और सिर में कम हो जाते हैं। शरीर पर बालों का कम होना, शरीर पर बालों का कम होना। आगे, त्वचा का नरम होना, त्वचा का नरम होना। लड़कों में उल्टा होता है, मसल्स विकसित होते हैं, सॉलिड बॉडी, ठीक है। हाँ, त्वचा का नरम होना, रोई बर्गो। 5 नंबर, आगे, जांघों में वसा का जमाव, थाइज में, जांघों में वसा का जमाव। जांघों में वसा का जमाव, जांघों में वसा का जमाव। इसलिए महिलाओं की जांघ जो है सामान्यतः बड़ी हो जाती है, किशोरावस्था के बाद वसा का जमाव हो जाता है, ठीक है। थाइज, बात क्लियर। चलो आगे हेडिंग लगाओ, जननात्मक स्वास्थ्य, जनन तंत्र लालियों का हुआ कंप्लीट। जननात्मक स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या हुआ, लिखो। घूर घूर के ड्रा क्यों हो रहे हो, बोल लो।
मुझे डर लगता है भाई साहब ऐसे। जननात्मक स्वास्थ्य, अरे तो मैं कहता हूँ लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं। जननात्मक स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जननात्मक स्वास्थ्य लिखो, इसमें लिखना शारीरिक कौमा मानसिक कौमा व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति शारीरिक मानसिक व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति नहीं, ये एक बार ही था। हाँ, इन्होंने कहा था सर दोबारा बोलो, इसलिए यदि व्यक्ति जनन संबंधी क्रियाओं के लिए, यदि व्यक्ति जनन संबंधी क्रियाओं के लिए स्वस्थ हो तो, जनन संबंधी क्रियाओं के लिए स्वस्थ हो तो ऐसे व्यक्ति जननात्मक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। जननात्मक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। जननात्मक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। हमारे भारत की सबसे बड़ी यही समस्या थी कि अपने जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं थे, क्योंकि हमारे लोग भारत में लोग अनपढ़ थे, जागरूक नहीं थे, तो एक एक लाल और लाली के 15-15 बच्चे होते थे। इसलिए सरकार ने 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया ताकि व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे। व्यक्ति के साथ साथ मादाएं ज़्यादा स्वस्थ रहे, क्योंकि मादाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, डिलीवरी टाइम में बहुत ज़्यादा लालियाँ मर जाती थी। इस वजह से जननात्मक स्वास्थ्य पर गौर की सरकार ने 1951 के बाद में। लिखो, भारत विश्व का प्रथम देश है। पिछले दिनों चीन ने घोषणा की थी कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या घट रही है, रूस ने और चीन ने का। तो हमारे जैसे यहाँ पर चलता है बच्चे 2 ही अच्छे, वहाँ पर भी ऐसे था पहला। तो लोग धीरे धीरे 2 से जैसे जैसे शिक्षित हुए 1 पर आ गए, तो जनसंख्या वहाँ की घटने लग गई। तो चीन की सरकार ने कहा अब कम से कम बच्चे 3 पैदा करो, हम देंगे आपको जो भी सुविधाएं देनी है। तो वहाँ की सरकार ये चाहती है। मैं सोच रहा था कि भारतीयों को क्यों नहीं बुलाया। हाँ, ऑलरेडी यहाँ पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर चलता है। खैर आगे लिखो, भारत विश्व का प्रथम देश है। यहाँ पर जब तक 4 मास नहीं घूमे होते घर में, तब तक पता ही नहीं चलता बच्चे है कि नहीं है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहाँ जननात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जननात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1951 से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसे वर्तमान में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे वर्तमान में परिवार कल्याण नाम से जाना जाता है। आओ, परिवार कल्याण नाम से जाना जाता है। आओ, परिवार कल्याण नाम से जाना जाता है। आगे हेडिंग लगाओ, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे पहला बिंदु लिखो इसमें, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं, जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। लिखो डेमोग्राफी। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन बराबर लिखो डेमोग्राफी। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन बराबर लिखो डेमोग्राफी। इसमें भी अपन डेमो ले रहे हैं, डेमोग्राफी।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5। 1 और 1 कितने हो जाते हैं? 1 और 1 11 हो जाते हैं, इसलिए 11 बच्चे पैदा नहीं करने, इसलिए 1 यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो लिखो विश्व जनसंख्या दिवस। याद करने का तरीका लालियो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई। अगला बिंदु लिखो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। लिख लिया? चलो, जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों करना है? जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों करना है भाई? ज़्यादा खर्चा ना हो, बेरोजगारी होगी। अच्छा, और अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो भी राय है मैं सारी मानता हूँ, सारी सही बातें हैं। और राय बताओ कुछ, जो कुछ अलग सोच पा रहे हो। शिक्षा, सरकारी स्कूल छोटा पड़ जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट यही है, ठीक है। कुपोषण बढ़ता है और कुपोषण से बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर एक घर के अंदर 10-10, 12-12 बच्चे हैं तो वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उनके पोषण पर। तो उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनका पोषण पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा। और मानसिक विकास नहीं होगा तो भारत को साइंटिस्ट कैसे मिलेंगे, है ना? तो फिर भारत को साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे, केवल बेवड़े ही मिलेंगे उससे। तो ऐसा ना हो, इसलिए जननात्मक स्वास्थ्य पर या जनसंख्या नियंत्रण पर गौर की जाती है, क्योंकि भारत के अंदर सीमित संसाधन है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो 1.5 अरब के पास जनसंख्या पहुंच चुकी है। 150 करोड़ जनसंख्या कोई आम बात तो है नहीं। पिछले 100 सालों में 150 करोड़ जनता हमने इकट्ठी कर दी। तो 150 करोड़ जनसंख्या होने की वजह से सरकार को पता है कि नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, क्योंकि संसाधन कम है। लोगों को कहाँ रोजगार देवें, सारे सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हैं, तो सरकार इनको लगाएगी कहाँ पर। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पहली बात तो बेरोजगारी, और दूसरी बात संसाधन सीमित है। तीसरी बात कुपोषण, चौथी बात अच्छी शिक्षा। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चलाया था। बात क्लियर है क्या? लिखो, संसाधनों की सीमित मात्रा, कोमा बेरोजगारी, कोमा कुपोषण, आदि समस्याओं से निपटने हेतु तथा जननात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बात क्लियर है क्या? पहले ज़्यादा बच्चे होने की वजह से मैंने आपको बताया कि माताएं जो है डिलीवरी टाइम के समय मर जाती थी। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आज जो है पहले समय की तुलना में माताओं की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो चुकी है और शिशुओं की भी मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है। पहले शिशु भी डिलीवरी टाइम के समय मर जाते थे, क्योंकि रीज़न ये था कि जो बच्चे कम समय में पैदा हो रहे, यानी 9 माह कंप्लीट करने से पूर्व जो पैदा हो रहे थे, उन बच्चों को मशीन के अंदर रखना होता है। ऐसा सिस्टम मशीन के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि एग्जैक्ट गर्भाशय के अंदर होता है, ताकि उस बच्चे का विकास हो सके। तो ऐसे बच्चों के लिए मशीनें नहीं थी पहले, तो बच्चे भी मर जाते थे डिलीवरी समय में, और बाद में भी बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बहुत ज़्यादा थी उस समय, ना तो दवाइयाँ थी, ना ही डॉक्टर थे, ना ही हॉस्पिटल थे। तो बच्चा कब मर जाएगा इस बात का पता ही नहीं होता था। इसलिए सामान्यतः वो सेफ्टी के लिए 14-14 बच्चे पैदा करते थे या 15-15।
मान लो 10-15 मर भी जाए तो उसमें से फिर भी 2-4 बचे रहे, है ना। ऐसा होता था, वास्तविकता थी ये, ऐसा वास्तव में होता था क्योंकि बच्चा नमूनी हो गया तो मर जाता, क्योंकि नामूनी की दवाई होती को नहीं, और दवाई होती तो भी लेता को नहीं। काल पे बताया हुआ था ना, घर का रिपिया कौन फोड़ता, पर बच्चा को सिर फोड़ देता, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास, दवाएं नहीं थी, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से बच्चा कब मर जाए कोई पता ही नहीं होता था, बीमारी की वजह से मर जाते थे। वो सब सुधारने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। और सबसे बड़ी दिक्कतें जो थी मादा वाली थी, क्योंकि जब अगर कोई बच्चा या बच्ची, मान लो कोई लड़की 10 से 15 बार डिलीवरी करती है, तो ये मान के चलो कि उसको भविष्य में जो है कोई न कोई जननांगों से संबंधित बीमारी होगी ही होगी, और ऐसा ना हो इस वजह से सरकार ने कहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। बात क्लियर है क्या। और आजकल देखो तुम एक बच्चा पैदा करते हैं तो लाली के अंदर खून नहीं होता, चढ़ाना पड़ता है बाहर से, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं ना हो। आगे लिखना, जनसंख्या नियंत्रण की 2 मुख्य विधियाँ। जनसंख्या नियंत्रण की 2 मुख्य विधियाँ। लालियाँ खुश हो रही, क्या बात है। जनसंख्या नियंत्रण की 2 मुख्य विधियाँ। पहली लिखो स्थायी विधि, परमानेंट मेथड, स्थायी विधि। दूसरा लिखो अस्थायी विधि, टेम्परेरी मेथड, अस्थायी विधि। तो विधियों के अपने कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।